Hey everyone, नमस्कार, सत श्री अकाल. This is your host and mentor Prem Pandey, welcoming you all to another exciting chapter of class 10th science. आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 यानी लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे होंगे मेरे दोस्त. ये आपके बायोलॉजी का पहला चैप्टर भी है और एक कमाल की चीज बताऊं, अगर आपने इस चैप्टर का सिर्फ नाम समझ लिया ना, इस नाम का मतलब क्या होता है ना, आपने आधा चैप्टर तो यहीं पर खत्म कर लिया मेरे दोस्त. लाइफ प्रोसेसेस, थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो इसका मतलब क्या हो सकता है. लाइफ यानी जीवन, प्रोसेसेस यानी प्रक्रियाएं, यानी हमें जिंदा रहने के लिए जिन प्रोसेसेस का होना जरूरी है, ऐसे प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस का नाम देते हैं. और ऐसे ही कुछ प्रोसेसेस के बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे होंगे. और एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, थोड़ा सोच कर बताना. तुमसे अगर कोई पूछे कि भाई कोई चीज जिंदा है और कोई चीज मर गई है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, तो तुम क्या बताओगे? भाई जो चीज जिंदा होती है वो बोलती है, चलती है, दौड़ती है, कूदती है. जो चीज जिंदा नहीं होती है वो ऐसे मुर्दों की तरह लेटा रहता है. यही तो बोलोगे ना तुम. अच्छा मान लो अगर हम सो गए, तो सोते टाइम तो हम कुछ नहीं करते हैं, तो क्या हम जिंदा नहीं है क्या? बिल्कुल है मेरे दोस्त, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, जिससे पता चलता है कि हम जिंदा हैं. यही तो कहोगे ना तुम. अच्छा हम इंसानों का छोड़ो, अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूं और तुमसे कोई ये पूछे कि भाई प्लांट्स जिंदा हैं या मर गए हैं, ये देखकर बताओ, तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि भैया जो प्लांट्स होता है वो हरा भरा होता है, ग्रीन कलर का होता है. अगर वो ग्रीन कलर का है तो वो जिंदा है, ग्रीन कलर का नहीं है तो वो जिंदा नहीं है. यही तो कहोगे ना. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे क्रोटॉन का प्लांट हो गया. क्रोटॉन के जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी पत्तियां येलो और रेड कलर की होती हैं, तो क्या वो जिंदा नहीं है? बिल्कुल जिंदा है यार. तुम में से कुछ लोग कहोगे कि भैया जो प्लांट्स होते हैं वो टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं, जिससे देखकर हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो जिंदा है. यही तो कहोगे ना तुम. बिल्कुल यार, कोई चीज जिंदा है ये पता करने के लिए कोई ना कोई मूवमेंट उसके अंदर जरूर होनी चाहिए, चाहे वो दौड़ रहा हो, चाहे वो चल रहा हो, तभी तो तुम कहोगे ना कि वो जिंदा है. यही तो होता है ना. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो विजिबली ग्रो नहीं करते हैं. आप उन्हें देखोगे ना तो लगेगा यार ये जिंदगी भर इसी साइज के हैं, तो क्या वो जिंदा नहीं है क्या? कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको देखकर तुम बता ही नहीं सकते कि ये सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो क्या वो जिंदा नहीं है क्या? बिल्कुल है. यानी विजिबल मूवमेंट देखकर हम ये नहीं पता लगा सकते कि कोई चीज जिंदा है या वो चीज मर गई है. तो कैसे पता लगाएंगे कि भाई साहब कोई चीज जिंदा है या कोई चीज मर गई है? देखो यार, हम जानवर हो गए, हम इंसान हो गए, या प्लांट्स हो गया, ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं. यानी हम इंसान का ही देख लो, हम इंसान के जो ऑर्गन्स हैं अलग अलग, ये टिश्यूज से मिलकर बने हैं. और जो टिश्यूज होते हैं वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं. सेल्स भी कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं. और बाय द टाइम एनवायरनमेंट हमारा ऐसा है ना कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है ना, ये समय समय पर टूटता रहता है, ब्रेक डाउन होता रहता है. और हमारी शरीर इसे रिपेयर करती रहती है, इसे मेंटेन करती रहती है. अगर इसे रिपेयर ना किया जाए, इसे मेंटेन ना किया जाए ना, तो हम मर जाएंगे. ठीक है, बस इसी रिपेयर करने के लिए, इसी चीज को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर में कुछ मेंटेनेंस प्रोसेसेस चल रहे होते हैं. और मेरे दोस्त, इसी मेंटेनेंस प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस का नाम देते हैं. तो आइए इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि भाई किन किन लाइफ प्रोसेस को देखकर हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज जिंदा है या कोई चीज मर गई है. आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचती रहे. और एक लाइक तो कर देना यार, इससे हमारा कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ चलो वीडियो मेहनत से बनाई, कुछ लोग तो देख रहे हैं, कुछ लोग तो पसंद कर रहे हैं. ठीक है, कर दोगे ना? कर देना यार, क्या जा रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं. एक चीज तो देखा कि भाई अगर हमारी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करना है ना, तो वो अपने आप को रिपेयर करती रहती है और मेंटेन करती रहती है. और इस रिपेयरिंग और मेंटेनिंग के प्रोसेस को हम मेंटेनेंस प्रोसेसेस कहते हैं, या आप इसे आसान भाषा में लाइफ प्रोसेसेस भी कह सकते हो, जो इस चैप्टर का नाम है. अच्छा तुम लोग सोच जरूर रहे होगे कि भाई लाइफ प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको एक कमाल की विजुअल से दिखाता हूं कि ये लाइफ प्रोसेस का मतलब होता क्या है. सो वी विल स्टार्ट टॉपिक नंबर 6.1 और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई साहब लाइफ प्रोसेसेस किस चिड़िया का नाम है. देखो यार, बहुत आसान भाषा में मैं तुम्हें समझाता हूं. देखो, हमारे लाइफ को चलाने के लिए जिन प्रोसेसेस का होना जरूरी है,
ऐसे प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस का नाम देते हैं। या आप और आसान भाषा में समझना चाहे ना तो भाई एक इंसान, जानवर या प्लांट्स अगर जिंदा हैं तो उनके शरीर में ये लाइफ प्रोसेसेस जरूर होते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हम किस किस लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखो यार, किसी भी इंसान को जिंदा रहना है ना तो उसे खाने की जरूरत पड़ती है, और खाना हम मुंह में से लेकर आते हैं, ये फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट में जाता है और फिर डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, यही तो होता है ना, खाना हम खाते हैं, ये हमारे पेट में जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। हमारे पूरे शरीर को काम करने के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि ये न्यूट्रिशन क्या है। सेकंड थिंग, भाई अगर किसी इंसान को जिंदा रहना है ना तो उसे सांस लेने की भी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। कोई प्लांट हो, एनिमल हो या कोई ह्यूमन बीइंग हो, अगर उसे जिंदा रहना है तो सांस लेना तो जरूरी है। तो सेकंड लाइफ प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भाई जो हमारा शरीर है ना, जब हम खाने को अंदर ले आते हैं पेट में, ठीक है, तो पेट में ये डाइजेस्ट होता है, और जो भी एनर्जी होती है उस एनर्जी को शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना होता है, और ये पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है। तो ये तीन प्रोसेस तो होना जरूरी है। एक चीज और है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है पता है भाई? जो हम खाना खाते हैं ना, ये खाना बाहर भी निकालना जरूरी है। जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं इसको भी बाहर निकालना बहुत जरूरी है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही समझा, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। तो भाई इस चैप्टर में हम चार अलग अलग तरीके के लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे एनर्जी देता है, सांस कैसे लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन आता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो इन सारों चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो लाइफ प्रोसेसेस है ना, या हम सोते रहें या क्लास में बैठे रहें या खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये चारों लाइफ प्रोसेसेस चलते ही रहते हैं हमारे शरीर में। क्योंकि भाई अगर ये चारों में से कोई एक भी बंद हो गया ना तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा, और इसीलिए इन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस का नाम देते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। वापस चलते हैं बुक की तरफ। तो सबसे पहले यहां पर न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि भाई देखो, हमारी लाइफ में जितने भी मेंटेनेंस प्रोसेस होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया या एक्सक्रीशन हो गया, इन सभी चीजों को करने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है, और वो क्या है? एनर्जी। और ये एनर्जी कहां से आती है? ऑब्वियसली दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक इंसान या एक जानवर के शरीर के बाहर से ही उसे ये एनर्जी मिलती है। सही बात है ना यार? मैं खाना खाता हूं, मैं चपाती खाता हूं, दाल खाता हूं, राइस खाता हूं, ये क्या है? ये सोर्स ऑफ एनर्जी ही है जो हम शरीर के बाहर से शरीर के अंदर डालते हैं। तो कोई तो एक ऐसा प्रोसेस होता होगा जो बाहर के सोर्स ऑफ एनर्जी को अंदर के सोर्स ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करे। जी हां, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूट्रिशन। समझ में आया? न्यूट्रिशन हमें केवल एनर्जी ही नहीं देता, बल्कि हमारे बॉडी साइज को ग्रो करने के लिए हमें कुछ एडिशनल रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और ये रॉ मटेरियल भी हमें खाने के रूप में शरीर के बाहर से मिलता है। एक चीज आप जानते हो कि नहीं, अर्थ पे रहने वाले सभी जानवर, सभी प्लांट, सभी ह्यूमन बींग्स को कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स कहा जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि भाई जितने भी जरूरी बॉन्ड्स हैं, जैसे कार्बन 4 अलग अलग एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, और इसी वजह से हमारा जीवन चलता है। भाई कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्लूकोज पैदा करेगा, ग्लूकोज हमें चाहिए। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम अपने शरीर से निकालते हैं। तो इसलिए हम इसको कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म कहते हैं। धरती पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बिना कार्बन के बॉन्डिंग के जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए अर्थ पे रहने वाले सभी लोगों को हम क्या कहते हैं? कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म कहते हैं। ठीक है। और जितना भी खाना हम खाते हैं ना वो भी कार्बन बेस्ड होता है। कुछ सिंपल कार्बन होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बन होते हैं जैसे पनीर हो गया, ब्रेड हो गया, इन सब में कॉम्प्लेक्स कार्बन होता है। Depending on the complexity of these carbon sources, different organism can then use different kinds of
न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अब देखो ये जो कार्बन होते हैं ना, कुछ कार्बन सिंपल कार्बन्स होते हैं, और कुछ कार्बन्स हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो भाई सिंपल कार्बन्स को कंज्यूम करने का एक अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स कार्बन को कंज्यूम करने का एक अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस है, और इसी आधार पर इस धरती पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। जो सिंपल कार्बन्स को कंज्यूम करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बन को कंज्यूम करते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसके बारे में हम आगे जब न्यूट्रिशन टॉपिक में पढ़ेंगे ना तो डिटेल में पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 2 में हम कुछ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारे शरीर को सांस लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जो हमारे शरीर के बाहर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज्यादा वैरीड है, यानी कोई चावल है, कोई दाल है, राइस है। अब इसको हमें क्या करना पड़ता है, जब हम इसको मुंह में लेते हैं ना तो इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है, हमारे पेट में जाता है, ये चावल दाल रोटी छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म्स में टूटता है और एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका यूज करके हमारी बॉडी क्या करती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स करती है, और जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं वो एनर्जी की वजह से ही चल पाते हैं। तो भाई हम जो खाना खाते हैं उसे हमारे पेट में जाकर सिंपलर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होना होता है, और इस चीज के लिए एक रिएक्शन होता है हमारे शरीर के अंदर, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है अलग से, आप ऊपर इंफॉर्मेशन बटन पर जाकर देख सकते हो। इस रिएक्शन को होने के लिए ना हमारे शरीर को चाहिए ऑक्सीजन। सो एक ऐसा प्रोसेस जिससे हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है बाहर के इन्वायरमेंट से और इसे ब्रेक डाउन, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज करता है, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा कोई कि भाई व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो क्या बताओगे, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, यानी शरीर के बाहर से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ताकि हम जो कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम करते हैं उसको ब्रेक डाउन करके एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके और हमारे सेल्स को जो एनर्जी चाहिए वो उसे दिया जा सके। बस इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन सिंपल सी चीज है भाई, एक्वायरिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू फुलफिल आवर सेलुलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। बस इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स केवल एक सिंगल सेल कंटेन करते हैं और इसी सिंगल सेल से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्टेज भी करते हैं, एनर्जी भी वो इसी सिंगल सेल से ही लेते और देते हैं। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेसिफिक ऑर्गन होता है अलग अलग काम करने के लिए। जैसे हमारे खाने को डाइजेस्ट कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सांस किससे लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारी बॉडी में ब्लड कौन पहुंचाता है, नर्वस सिस्टम। हम रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी अलग अलग काम के लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ऐसा क्यों है, यूनिसेलुलर के पास तो नहीं है। तो भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल्स होते हैं ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं इन्वायरमेंट के। बिल्कुल सही बात है भाई, डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, हमारे बाल यही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, हमारे स्किन यही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। अब अंदर की जो किडनी है और फेफड़ा है और जो लंग्स है वो तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है ना। तो उन्हें जब गैसेस चाहिए, उन्हें वेस्टेज को रिमूव करना है तो वो कहां से करेंगे, क्योंकि वो तो भाई इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है ना। तो वो क्या करेंगे, इसलिए हमारे शरीर के अंदर अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं ताकि वो अलग अलग काम कर सकें। इसका सिंपल सा रीजन यही है कि भाई जितने भी सेल्स होते हैं हमारे शरीर में वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं सराउंडिंग के, और इसी वजह से केवल डिफ्यूजन, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन प्रोसेस से सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म गैसेस भी एक्सचेंज कर लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी देते हैं, ऑक्सीजन ले भी लेते हैं, वो वेस्टेज भी इसी सिंगल सेल से रिमूव कर सकते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस से। डिफ्यूजन क्या होता है भाई, मूविंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। यानी इनके सेल के अंदर अगर वेस्टेज ज्यादा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली जहां ज्यादा है ना वहां से मूव करके जहां पर कम है वहां पर चला जाता है। अच्छा, अगर बाहर मान लो ऑक्सीजन ज्यादा है और इनके अंदर ऑक्सीजन कम है तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑटोमेटिकली बाहर का ऑक्सीजन अंदर चला आएगा। बस इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं, यानी मूविंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, जहां पर ज्यादा है
वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है जहां पर वो चीजें बहुत कम है। ठीक है, तो सिंगल सेल वाले डिफ्यूजन का यूज करते हैं ताकि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकें, वेस्टेज को रिमूव कर सकें। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके सारे सेल्स सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो आपको मिल गया होगा इसका आंसर। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो यहां पर एक चीज और है, थर्ड पैराग्राफ में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी हमारी बॉडी चीजों को ट्रांसपोर्ट क्यों करती है। क्योंकि वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। हमें पता है कि भाई हमारे शरीर के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं ताकि वो अपना अलग अलग काम कर सकें। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर हर चीजों को करने के लिए एक अलग ऑर्गन बनाया गया है। तो भाई खाने को लेने के लिए और ऑक्सीजन को लेने के लिए भी एक अलग ऑर्गन बनाया गया है। बिल्कुल, खाना फूड पाइप से अंदर लिया जाता है, ऑक्सीजन हमारे नोस्ट्रिल से यानी नाक से अंदर आता है। तो इन चीजों के लिए भी अलग एक ऑर्गन बनाया गया है। ठीक है, तो सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप at one place in the body of the organism while all parts of the body need them। अब देखो हमारे शरीर के हर हिस्से को खाने की जरूरत पड़ती है और ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है और ये जो खाना है ये केवल एक ऑर्गन ही लेता है, जो कि खाना फूड पाइप लेता है और ऑक्सीजन हमारा नाक यानी नॉस्ट्रिल लेता है। तो अब ये दोनों चीजें इस ऑर्गन से अलग अलग हिस्से तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि हमारे शरीर के हर हिस्से को इनकी जरूरत है। तो भाई ये पॉसिबल हो पाया है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से। हमारी बॉडी में कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो जरूरी चीजों को हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाने का काम करती हैं। देखो यहां पे लिखा गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो फूड और ऑक्सीजन को कैरी करने के काम में आती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन आवर बॉडी। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का क्या यूज है हमारे शरीर में। अब फोर्थ पैरा पर एक्सक्रीशन के बारे में बताया गया है। भाई हम खा तो लेते हैं लेकिन जो चीजें वेस्ट मटेरियल होती है हमारे शरीर के अंदर उसे बाहर भी निकालना पड़ता है। आपको पता है कि खाने को पचाने के लिए एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन कहते हैं। देखो इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो हम खाना लेते हैं, जितने भी कार्बन सोर्स फूड हैं, चाहे वो चावल हो गया, रोटी हो गया, दाल हो गया, ये सब कार्बन सोर्स फूड हैं। हम जितने भी खाना खाते हैं सभी कार्बन सोर्स फूड ही होते हैं। ठीक है, तो जितने भी खाना फूड हम कंज्यूम करते हैं और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, इन्हीं दोनों से मिलाकर हमारा रिएक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी ये रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर होता है ना, तो हमारा शरीर, हमारी बॉडी कुछ बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, कुछ यूजलेस चीजें प्रोड्यूस करती है जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है। और अगर वो शरीर के अंदर से बाहर नहीं निकाला गया तो वो हमारे शरीर को हार्म भी कर सकता है। These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। जब खाना डाइजेस्ट होता है ना और उसके बाद जितने भी बाई प्रोडक्ट्स बचते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो भाई इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से रिमूव भी करना है, हटाना भी है और इसे फिर हमारे शरीर से बाहर भी निकालना है। बस इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये 4 लाइफ प्रोसेसेस हमारे शरीर के अंदर होते हैं ताकि ये पता चल सके कि एक इंसान जिंदा है। अगर कोई भी इनमें से लाइफ प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर ना होना तो समझ लो कि इंसान या जानवर या प्लांट जिंदा नहीं रह पाएंगे। और इन सारी चीजों को करने के लिए अपना अपना एक अलग स्पेसिफिक ऑर्गन होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब इन चीजों को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो हमारा पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 6.2 न्यूट्रिशन। अब हम इस टॉपिक में न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए एक विजुअल से जानते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है और हमारे शरीर को इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं यहां पर क्या लिखा गया है। भाई साहब लिखा है कि भाई व्हेन वी वॉक और राइड बाईसाइकिल, जब भी कभी हम वॉक करते हैं, चलते हैं या साइकिल चलाते हैं या खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लिख रहे हैं ना कुछ, इन सारी चीजों को करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और यहां तक कि इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपैरेंट एक्टिविटी एनर्जी इज नीडेड। और यहां तक कि अगर हम कुछ ना भी कर रहे हो, हम सिंपली बैठे हो या सो रहे हो ना, तब भी हमारी बॉडी को
एनर्जी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हर टाइम चलती रहती हैं, जैसे रेस्पिरेशन, सांस लेना, ये तो कभी बंद नहीं हो सकता ना। खाने का डाइजेस्ट होना, डाइजेशन, ये तो कभी बंद नहीं हो सकता ना। वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना यानी एक्सक्रीशन, क्या इसे तुम बंद कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो इन चीजों को करने के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन कर सके। और इसके बाद एनर्जी के अलावा भी हमें एक चीज चाहिए, और वो क्या है? वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप एंड सिंथेसाइज प्रोटीन। भाई हमारे बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में चाहिए कुछ एडिशनल रॉ मटेरियल्स, और जो कि हम बाहर से लेके आते हैं खाने के रूप में, ताकि हमारी बॉडी जो है ना वो लगातार ग्रो करती रहे, डेवलप करती रहे और प्रोटीन्स बनाती रहे। आपको पता है कि सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम राइबोसोम का नाम देते हैं। ये राइबोसोम का काम ही होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन बनाता है। लेकिन ये राइबोसोम तभी काम करेगा जब हम ये मटेरियल्स अंदर ले जाएंगे। तो हमें दो चीजें चाहिए अपनी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक है एनर्जी और दूसरा है मटेरियल। और आपको पता है ये दोनों चीजें क्या क्या, ये एनर्जी और ये मटेरियल, ये दोनों चीजें हमें अपने खाने से मिलती है। और खाना हम किस प्रोसेस से अंदर लेते हैं? न्यूट्रिशन प्रोसेस से। चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में पढ़कर हमने एक चीज जानी कि भाई न्यूट्रिशन प्रोसेस से हम हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ताकि हमारी बॉडी अलग अलग काम कर सके, चल सके, दौड़ सके, वॉक कर सके। इसके अलावा हम हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोसेस से ही एडिशनल रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके और डेवलप कर सके। और मेरे दोस्त तुम्हें यह भी पता होगा कि ये दोनों चीज हमें कहां से मिलती है? हमारे खाने से मिलती है। अब भाई जब फूड इतना जरूरी है तो एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में तो जरूर आता होगा कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। भाई हम लिविंग थिंग्स को अपना खाना कहां से मिलता है? जो प्लांट्स होते हैं ये अपना खाना कहां से बनाते हैं? कभी सोचा है? हम एनिमल्स, हमें अपना खाना कहां से मिलता है? अब तुम बोलोगे कि भैया हमें अपना खाना मम्मी बना के देती है, मम्मी मार्केट से लेके आती है, लेकिन मार्केट में कहां से आता है? सोचा है कभी? चलो इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। इस धरती पर रह रहे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो गए, चाहे वो हम इंसान हो गए, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो गए, हमें जिंदा रहने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक है एनर्जी और दूसरा है मटेरियल्स। और मेरे दोस्त आपको अच्छे से पता है कि एनर्जी और मटेरियल ये दोनों चीजें ही हमें किस चीज से मिलती है? हमारे खाने से मिलती हैं। लेकिन इस धरती पर रह रहे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स ना अलग अलग तरीके से खाने को बनाते हैं और अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल का यूज करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का यूज करते हैं। देखो जो सिंपल फूड मटेरियल का यूज करते हैं वो इनऑर्गेनिक सोर्सेस से मिलता है। सिंपल फूड मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हमारा वाटर हो गया, इन सबको हम सिंपल फूड मटेरियल कहते हैं, और ये इनऑर्गेनिक सोर्सेस से मिलते हैं। आपको पता है ऑर्गेनिक किसे कहते हैं और इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं? देखो जान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक किसे कहते हैं और इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं। मेरे दोस्त ऑर्गेनिक वो होता है ना दैट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट पाया जाए। जैसे ग्लूकोज हो गया, हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। आप देख रहे हो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, इसलिए ये जो ग्लूकोज होता है ना ये ऑर्गेनिक सोर्स कहा जाता है। अच्छा इनऑर्गेनिक सोर्स क्या होता है? दैट डू नॉट हैव कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट डू नॉट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट ना हो। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होता है, इसमें कार्बन तो होता है लेकिन हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है ना। ऐसे ही वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन तो दिख रहा है लेकिन कार्बन है क्या?
नहीं है ना मेरे दोस्त। तो इनऑर्गेनिक सोर्सेस उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट ना पाए जाएं। अगर इसमें से कोई एक एलिमेंट पाया जाता है तो वो इनऑर्गेनिक कहा जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पाया गया है और वाटर में हाइड्रोजन पाया गया है, जब तक कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट ना पाए जाएं तब तक वो ऑर्गेनिक नहीं कहे जाएंगे, तब तक वो इनऑर्गेनिक कहे जाएंगे। ठीक है, तो वापस आते हैं कि भाई कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिंपल फूड मटेरियल का यूज करते हैं। सिंपल फूड मटेरियल जैसे कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर हो गया, और ये फूड मटेरियल्स हमें इनऑर्गेनिक सोर्सेस से मिलते हैं, यानी इनमें कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट का मिक्सचर नहीं होता है। अब ये ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इनमें ग्रीन प्लांट्स हो गए, जो हरे भरे पौधे होते हैं हमारा, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, केवल उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होती है। कुछ बैक्टीरिया भी हो गया, जैसे पर्पल बैक्टीरिया होता है एक, और एक सल्फर बैक्टीरिया होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और एल्गी हो गया, कुछ फंगी हो गए, ये सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना इनऑर्गेनिक सोर्सेस से बनाते हैं, यानी आप ऐसे कह लो कि जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है ना, वहीं से ये अपना खाना बनाते हैं। इन्हें दूसरों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसीलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, यानी खाने के लिए ये केवल खुद पर निर्भर होते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for upkeep and growth of the body। देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जैसे हम इंसान का ही देख लो, हम जानवर जो भी होता है, चाहे वो टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, हम सब क्या करते हैं? हम सब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल खाते हैं। जैसे रोटी कॉम्प्लेक्स है, चावल कॉम्प्लेक्स है, दाल कॉम्प्लेक्स है। अब इस खाने को मुंह में ले जाने के बाद ना, इसे छोटे टुकड़े में तोड़ना पड़ता है और उसके बाद उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि इसका यूज हमारी बॉडी अपने ग्रोथ के लिए कर सके और अपने शरीर को देख रेख करने के लिए, हमारा शरीर बीमार ना पड़े, इन सारी चीजों के लिए हम एनर्जी का यूज करते हैं। और ये एनर्जी हमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंस में कैसे टूट जाते हैं, कैसे छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं? तो इस चीज के लिए हमारे पेट के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। जैसे ही हमारा खाना पेट में जाता है, ये एंजाइम्स इसे क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगता है। Thus the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms includes animals and फंगी। अब देखो भाई, हम अपना खाना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से लेते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ना हमें ऑटोट्रॉप से मिलते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में हो गया हमारा रोटी, रोटी बनता है गेहूं से, और गेहूं कहां मिलता है? प्लांट्स से मिलता है। हम चावल खाते हैं, राइस, राइस कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो भाई हम, यानी हम इंसान और जानवर, ये हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं, इसलिए क्योंकि हम ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, हमारे डे टू डे नीड के लिए। हमें ऑक्सीजन चाहिए, वो भी प्लांट से मिलता है, हमें खाना चाहिए, वो भी प्लांट से मिलता है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ के एग्जाम्पल्स, हम जानवर हो गए, हम इंसान भी जानवर ही होते हैं, जितने भी जानवर हो गए और हम इंसान हो गए, और फंगी हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये सब हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हम इंसानों को और प्लांट्स को अपना खाना कहां से मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6.2.1, और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि भाई साहब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉफिक के बारे में आपको पहले से आइडिया लग चुका है कि ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूरिशमेंट, और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। तो यानी सेल्फ न्यूरिशमेंट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अच्छा, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई जितने भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले प्लांट्स हैं या बैक्टीरिया है ना, उनको कार्बन चाहिए, और कार्बन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये दोनों चीज इन्हें चाहिए, और ये दोनों चीजें ना प्लांट्स, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पूरा करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स take in substances from the outside and convert them into stored forms of
एनर्जी। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ चीजों को अपने अंदर लेते हैं। जैसे प्लांट्स हो गया, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अपने अंदर लेता है और फिर इन दोनों के बीच में होता है केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये दोनों चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में। और कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होने के लिए सनलाइट और क्लोरोफिल का होना जरूरी है। बिना सनलाइट और क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर ये कार्बोहाइड्रेट किस लिए यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स को एनर्जी देता है ताकि प्लांट्स अपना अलग अलग काम कर पाए। प्लांट्स भी न्यूट्रिशन करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। प्लांट्स भी हमारे एक्सक्रीशन करते हैं यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। प्लांट्स भी हमारे रिप्रोड्यूस करते हैं। इन सारी चीजों को करने के लिए इन्हें एनर्जी चाहिए ना। ये एनर्जी इन्हें कौन देता है? यही कार्बोहाइड्रेट्स देता है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से बना है। We will study how this takes place in the next section। हम अपने अगले टॉपिक में ये जानेंगे कि भाई जैसे फोटोसिंथेसिस से जो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है, ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स को एनर्जी देने का काम करता है। कैसे देता है ये मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है। देखो, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स तो प्लांट को एनर्जी देते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका क्या होता है? द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट बच जाते हैं, जिनका यूज प्लांट्स नहीं कर पाते हैं ना, वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट के लीव्स में स्टोर हो जाते हैं। और फिर जब कभी भी प्लांट्स को जरूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल किसी दिन सनलाइट नहीं आया, किसी दिन मान लो बादल है हमारे आसमान में, उस दिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाते हैं प्लांट्स, तो उस दिन उन्हें एनर्जी कौन देगा? यही जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है यानी स्टार्च है ना, यही इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज and when required by the plant। और कुछ ऐसा ही हम इंसानों के अंदर भी होता है। A somewhat similar situation is seen in us। हम इंसानों के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलता है। भाई हम खाना खाते हैं, हम क्या करते हैं? हम फूड लेते हैं, हम खाना खाते हैं और इस फूड से हमें जो एनर्जी मिलती है ना, उस एनर्जी से हम अपना अलग अलग काम करते हैं। जो डे टू डे लाइफ में हमें काम करना पड़ता है, यानी उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, जो भी काम करना पड़ता है वो इसी एनर्जी का यूज करके ही हम करते हैं। लेकिन जो इस फूड से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है ना, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। और फिर जब हम अपना 8-10 घंटे भूखे रहते हैं, जब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और हम खाना नहीं खा पाते हैं ना, तो इसी लीवर से ये जो ग्लाइकोजन होता है ये सिंपलर फॉर्म में टूट के कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है और फिर हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अब तक हमने ये देखा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस का यूज करके ही अपने, आप ऐसे कह सकते हो, जो खाने की जरूरत है, जो एनर्जी की जरूरत है, उसको पूरा करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। आपको एक चीज और मैं दिखा दूं कि भाई साहब जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई जब भी कोई ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वो एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपने रूट्स से वाटर लेता है, और इन दोनों के रिएक्शन से ग्लूकोज पैदा होता है जो एक एनर्जी का फॉर्म है जो प्लांट्स को एनर्जी देता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एनवायरमेंट में, जिसे हम इंसान दोबारा अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। और वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होता है जो वेपर के फॉर्म में हमारे एनवायरमेंट में वापस चला जाता है। और ये पूरा रिएक्शन होने के लिए ना क्लोरोफिल का होना जरूरी है, जो कि प्लांट के सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर ही ये क्लोरोफिल पाया जाता है। और जब तक धूप नहीं खिली होगी तब तक ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एक्चुअली कैसा केमिकल रिएक्शन होता है, प्लांट के अंदर किस तरीके का केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, जिसकी वजह से प्लांट अपना खाना बनाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट अपना एनर्जी लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है। एक एक करके देखेंगे इन तीनों प्रोसेसेस को। Let us now see what actually happens during the process of photosynthesis। यार एक चीज तो इस दुनिया को पता है कि कोई भी ग्रीन प्लांट होता है ना, वो अपना खाना
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से अपने लीव्स के अंदर बनाती हैं, यानी अपने पत्तियों के अंदर बनाती हैं। लेकिन आज तक तुम्हें किसी ने यह नहीं बताया होगा कि पत्तियों के अंदर एक्चुअली होता क्या है, ये अपना खाना कैसे बनाती हैं। लेकिन एजुकेशनल हाइक्स आपको बताएगा। चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि भाई कोई भी ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपने अंदर कैसे करता है। चलो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। देखो यार, एक चीज क्या होता है ना कि इन प्लांट के पत्तियों को हम क्या कहते हैं, आपको पता है, किचन ऑफ द प्लांट। हम क्या कहते हैं इन्हें, हम किचन ऑफ प्लांट कहते हैं, क्योंकि इन्हीं पत्तियों के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, इन लीव्स के अंदर ना एक ऑर्गेनल होता है, एक चीज होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो ग्रीन कलर की चीज देख पा रहे हो ना आप, यही है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है ना वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी सनलाइट को अपने अंदर कैद करके रखता है, अपने अंदर ये ट्रैप कर लेता है सनलाइट को। जितनी भी धूप आती है ना वो क्लोरोफिल क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। होता क्या है कि भाई क्लोरोफिल ने जैसे सनलाइट ले लिया, यानी लाइट एनर्जी ले ली ना, तो इस लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में बदल देता है। यानी देख रहे हो आप, सनलाइट लिया क्लोरोफिल ने और इसको केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में बदल दिया। ग्लूकोज एक केमिकल एनर्जी होती है जो क्या करता है, जो प्लांट्स को एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, अच्छा, सनलाइट केमिकल एनर्जी में बदल जाता है। और इसके अलावा और क्या होता है, आप देख रहे हो यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है ना, तो इसमें से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और कुछ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स बचते हैं वो एज इट इज यहीं पर रहते हैं, जो वाटर वेपर के फॉर्म में हमारे एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। तो सेकंड प्रोसेस भी आपने देख लिया कि भाई सनलाइट लेने के बाद इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जो यहां पर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेटली कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे ही एज इट इज वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है मेरे भाई रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। आप देख रहे हो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये रिड्यूस होता है। रिडक्शन किसको कहते हैं भाई, रिडक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो रिमूव हो जाता है, और ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स। या आप देख रहे हो ना यहां पर ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन को लिया हुआ है, लेकिन यहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन खो दिया है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये रिलीज होकर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और यही ग्लूकोज प्लांट्स को एनर्जी देता है। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि भाई साहब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान होता क्या है। अब चलते हैं बुक पे। तो हमने ये तो देख लिया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान होता क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखी गई है कि भाई दीज स्टेप्स नीड नॉट टू टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। यानी ये जो स्टेप्स है ना, ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक लगातार हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, यानी जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा धूप होती है, वहां पर क्या होता है, जो डिजर्ट के प्लांट्स होते हैं ना, वो रात में अपना स्टोमेटा खोलते हैं और रात में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसको एब्सॉर्ब करके रख लेते हैं। और फिर जब दिन होती है ना, तो दिन में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है और फिर जाकर फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो पहले क्लोरोफिल सनलाइट को एब्सॉर्ब कर ले और उसके तुरंत बाद लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दे और उसके तुरंत बाद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमने एग्जांपल देखा डिजर्ट प्लांट्स का। डिजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन में सनलाइट लेते हैं और फिर जाकर वो फोटो
फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्यों डिजर्ट प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो दिन में भी तो ले सकते हैं ना? बिल्कुल मेरे दोस्त, यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डिजर्ट प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। तो इसका आंसर ये है ना कि अगर दिन में ये स्टोमेटा अपना खोलते हैं, आपको पता है कि भाई कोई भी प्लांट स्टोमेटा खोलकर ही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है? तो अगर ये दिन में स्टोमेटा खोलते हैं ना, तो दिन में इतनी धूप रहती है ना कि प्लांट के अंदर जो वाटर है वो सब वेपर बन के उड़ जाएगा, और फिर जो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, ठीक है? इतनी धूप होती है डिजर्ट में कि भाई जैसे ही वो दिन में स्टोमेटा खोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए, उनके अंदर जितना भी पानी है वो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा। तो ये यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि भाई व्हाई डिजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि डिजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ताकि उनके अंदर पानी जो है वो गायब ना हो जाए, वो वाटर वेपर बन के उड़ ना जाए, बस इसीलिए वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जब धूप नहीं होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। अब आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन आगे यहां पर एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 6.1, और इस एक्टिविटी में कुछ खास नहीं है। इस एक्टिविटी में आपको दिखाया गया है कि कैसे क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। इस चीज के लिए यहां पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 6.1, और इस एक्टिविटी के लिए कुछ केमिकल्स चाहिए जो कि आपके बायोलॉजी लैब में होगी, तो आपके टीचर कराएंगे। मैं यहां पर नहीं करा रहा हूं क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है। ये तो आपको पता ही है ना कि बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, ठीक है? वही यहां पर दिखाया गया है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि भाई जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर कैसे लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो स्टोमेटा से लेते हैं, ठीक है? चलो इनको डिटेल में देखते हैं। अब ये चीज दिखाने के लिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर कैसे लेते हैं, इसके लिए मैंने यहां पर एक स्मार्ट विजुअल तैयार किया है आपके लिए। देखते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। हम स्टोमेटा के बारे में जानते हैं कि भाई जो स्टोमेटा होता है उसी से जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं। ये स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। आप देख सकते हो कि ये जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों के सरफेस पे एक छोटा सा होल होता है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इसी स्टोमेटा से क्या होता है? मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी स्टोमेटा से जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से अपने अंदर लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद ऑक्सीजन को इसी स्टोमेटा से वापस इन्वायरमेंट में छोड़ा जाता है, ठीक है? और ये जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs across the surface of stems, roots and leaves as well। अब देखो यहां पर एक चीज और आपको नोट करने लायक ये है ना कि भाई जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर लेना और ऑक्सीजन का बाहर जाना, ये केवल स्टोमेटा से नहीं होता, बल्कि स्टेम्स, यानी जो स्टेम्स होते हैं प्लांट्स के, उसमें छोटे छोटे लेंटिकल्स होते हैं। ये देख पा रहे हो आप, ये जो छोटी छोटी सी चीज दिख रही है आपको, इसको हम लेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटिकल्स कहते हैं। इन लेंटिकल्स से भी जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। और सिर्फ स्टेम्स से ही नहीं, बल्कि जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं पेड़ की, उनमें आपने देखा होगा ये रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है? ये रूट हेयर्स होते हैं जो कि मिट्टी में होते हैं, ठीक है? तो मिट्टी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, जो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको भी रूट हेयर्स ब्रीथिंग के लिए अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को यहीं से वो मिट्टी में रिलीज कर देते हैं। तो एक चीज हमने बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे जाना, अभी तक तो हम जानते थे कि भाई जो स्टोमेटा होता है, सिर्फ इसी स्टोमेटा से ही प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। स्टेम्स में लेंटिकल्स होते हैं और रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं। यहां पर भी छोटे छोटे छेद होते हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है, ठीक है? तो अब तो आपने समझ लिया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कैसे आता है, ठीक है? एक चीज और है कि सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट
थ्रू दीज स्टोमेटा। देखो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जैसे ही प्लांट्स अपना स्टोमेटा खोलते हैं ना, तो प्लांट के स्टोमेटा के अंदर बहुत सारा वाटर होता है, और ये वाटर जैसे ही इन्वायरमेंट के गर्मी के कांटेक्ट में आता है ना, तो ये जो वाटर है ये वाटर वेपर बन के उड़ने लगता है। और इस चीज को रोकने के लिए जो प्लांट्स होते हैं ना, क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। और इसी चीज को रोकने के लिए, वाटर लॉस ज्यादा ना हो, इसी चीज को रोकने के लिए जो प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना स्टोमेटा बंद कर लेते हैं जब उनके अंदर भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तो इसे बंद कर देते हैं, ताकि जो वाटर है वो यहां से बाहर ना जा पाए, क्योंकि भाई वाटर का यूज करके ही ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोमेटा खुलते और बंद कैसे होते हैं, तो भाई साहब ये होते हैं इन गार्ड सेल्स की वजह से। ये जो आप चीज देख पा रहे हो ना, ये होता है गार्ड सेल्स। ठीक है, अब ये गार्ड सेल्स खुलते और बंद कैसे होते हैं, देखो, द गार्ड सेल्स स्वेल when water flows into them causing the stomatal pore to open। देखो होता क्या है ना कि भाई ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर K प्लस आयंस होते हैं। K का मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम आयंस होते हैं। और जब इनको स्टोमेटा खोलना होता है ना, तो ये क्या करते हैं, ये जो पोटेशियम आयंस होते हैं ना, ये बाहर से प्लांट के अदर पार्ट्स से वाटर को अपने अंदर लेते हैं, जिससे ये स्टोमेटा पूरा फूल जाता है, और फूल के क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा होने की वजह से ये जो होल है ये खुल जाता है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही जब इन्हें अपना स्टोमेटा बंद होना होता है, तो क्या करते हैं, ये वाटर को बाहर निकाल देते हैं, जिससे ये स्टोमेटा वापस से श्रिंक हो जाता है, यानी पिचक जाता है। और पिचकने की वजह से ये जो स्टोमेटा, ये जो होल है, ये क्लोज हो जाता है। तो आपने ये समझ लिया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अंदर कैसे लेते हैं, ठीक है, स्टोमेटा से। और स्टोमेटा का जो गार्ड सेल्स होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है गार्ड सेल। तो हमने एक चीज तो समझ ली कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज से लेते हैं, स्टोमेटा से लेते हैं। स्टेम्स के अंदर लेंटिकल होता है, उससे लेते हैं। रूट्स के अंदर रूट हेयर्स होता है, उससे लेते हैं। और स्टोमेटा खुलता बंद होता कैसे है, स्टोमेटा खुलता तब है जब इसके अंदर पानी आ जाता है। ठीक है, और स्टोमेटा बंद कब होता है, जब इसके अंदर से पानी चला जाता है, वाटर लूज हो जाता है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements। अब तक हमने बात किया कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और फिर एनर्जी का यूज करके वो अपने अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लांट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ये सारी चीज एनर्जी से ही होती है, और ये जो एनर्जी होती है ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। ठीक है, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें केवल एनर्जी ही नहीं चाहिए, बल्कि दूसरे रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, ताकि वो अपने शरीर को डेवलप कर सके। जैसे हम इंसानों में भी तो यही होता है ना, हम इंसानों को केवल एनर्जी नहीं चाहिए, बल्कि और भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, जिससे हम लंबे हो सकें, मोटे हो सकें, हमारी बॉडी डेवलप कर सके। अब ये रॉ मटेरियल प्लांट्स को कहां से मिलता है, water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants। अदर रॉ मटेरियल में सबसे पहला वाटर आता है। वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कहां से मिलता है, मिट्टी से मिलता है, जो कि वो रूट्स से लेते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का मतलब होता है भाई कि जहां पर बरसात नहीं होती है, जो डेजर्ट वाला इलाका होता है, वहां पर जो प्लांट्स होते हैं ना, वो रूट्स से ही पानी को अपने अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाते हैं। और जहां पर अच्छी खासी बारिश होती है, वहां पर तो ऑटोमेटिकली पानी पहले से ही रहता है। ठीक है, अदर मटेरियल्स, और भी कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए प्लांट्स को, ताकि वो ग्रो कर सके। कौन कौन से, नाइट्रोजन चाहिए उन्हें फास्फोरस चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, और ये सारे रॉ मटेरियल्स उन्हें मिट्टी से मिल जाते हैं। नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि भाई नाइट्रोजन का यूज करके वो प्रोटीन्स क्रिएट करते हैं, और यही प्रोटीन्स उनके बॉडी को ग्रो करने में मदद करती है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ
इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स। जो नाइट्रोजन होता है, इस नाइट्रोजन को प्लांट्स कैसे लेते हैं? रूट्स से लेते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन होता है वो हम यूरिया या डाई के रूप में सॉइल यानी मिट्टी में मिलाते हैं और उसी मिट्टी से प्लांट्स अपना नाइट्रोजन ले लेते हैं। इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स का मतलब क्या हुआ? जो हम बाहर से यूरिया और डाई मिलाते हैं ना प्लांट्स में। आपने देखा होगा कि अभी धान की खेती हो रही है और धान में आपके यूरिया और डाई मिलाया जाता है और ये यूरिया और डाई नाइट्रोजन देता है प्लांट्स को, जो कि प्लांट्स मिट्टी में से ले लेते हैं, ठीक है। और एक चीज और है, या तो अगर हम यूरिया और डाई मिला दे तो वहां से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाएगा, या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जो मैन्योर, जो घर का खाद हम तैयार करते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो भी हमारे घर में जो कूड़ा होता है, जो कचरा होता है, जो बचे हुए खाने होते हैं, उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं और वो कुछ दिन बाद जो बैक्टीरिया होता है उसको सड़ा देता है। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उस नाइट्रोजन को खींच के ये बैक्टीरिया उन बचे हुए चीजों को सड़ा देता है और वो बची हुई चीज ही मैन्योर कहलाती हैं। और जब इस खाद को हम प्लांट्स में मिलाते हैं तो प्लांट्स इससे नाइट्रोजन अपने अंदर लेते हैं और फिर अपना अलग अलग काम करते हैं। नाइट्रोजन का यूज करके वो प्रोटीन्स बनाते हैं और ये प्रोटीन्स उनके बॉडी को ग्रो करने में मदद करती है। तो अब तक हमने ये सारी चीजें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान ली है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इस टॉपिक को हम अपनी अगली वीडियो से एकदम डिटेल में और एकदम मजेदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। सो आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त। इस वीडियो में हमने थोड़ा डिफरेंट तरीका अपनाया है आपको पढ़ाने का, और ये तरीका आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशनल हाइट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।